सोचो एक ऐसी दुनिया जो हमारे सूरज से इतनी ज्यादा दूर है कि वहां तक सूरज की रोशनी पहुंचने में 5 घंटों से ज्यादा वक्त लग जाता है। एक ऐसी जगह जहां का टेम्परेचर -230 सेल्सियस तक गिर जाता है, जो कि इतना ज्यादा ठंडा है कि अगर आप वहां पर एक गिलास पानी भी लेकर जाएं तो वो 1 सेकंड से भी कम वक्त में बर्फ से भी ज्यादा सख्त पत्थर बन जाएगा। और सबसे क्रेजी बात तो ये है कि इस दुनिया का 1 साल पूरा होने में हमारी जमीन के 248 साल लग जाते हैं। मतलब कि अगर आप वहां पर पैदा हुए होते तो अभी आपका पहला बर्थडे भी ना आया होता। ये है प्लूटो, जो कि कभी हमारे सोलर सिस्टम का नवा प्लेनेट हुआ करता था, मगर आज इसे प्लेनेट की लिस्ट से निकाल दिया गया है। और आज हम इसकी पूरी कहानी जानेंगे कि आखिर प्लूटो है क्या चीज और क्यों ये इतना खास है। क्या वहां पर जिंदगी हो सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। अगर आपने कभी रात को आसमान में तारे देखे हैं तो आपको पता होगा कि हमारा सोलर सिस्टम यानी निजाम शमसी कितना बड़ा है। हमारे सूरज के गिर्द 8 प्लैनेट्स घूमते हैं, जिनमें सबसे पहले है मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर हमारी अपनी जमीन, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर सबसे आखिर में नेपच्यून। मगर एक टाइम था जब इस लिस्ट में एक और नाम हुआ करता था, जो था प्लूटो, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का 9वां और सबसे आखिरी प्लैनेट था। मगर साल 2006 में साइंटिस्ट ने प्लूटो को इस लिस्ट से निकाल दिया और उसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बोना सियारा बना दिया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ कि एक पूरे के पूरे प्लैनेट को अचानक से हमारे सोलर सिस्टम से डिमोट कर दिया गया। तो चलिए इसकी कहानी को समझते हैं। बात है साल 1930 की, जब एक 23 साल का नौजवान अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था जिसका नाम था क्लाइड टॉम। वो एरिजोना के लोवल ऑब्जर्वेटरी में काम करता था और उसका काम था रात को आसमान की तस्वीरें लेना और उनमें किसी नई चीज को ढूंढना। अब आप सोच रहे होंगे कि आसमान में कुछ नया कैसे ढूंढते हैं, तो बता दूं उस दौर में कैमरे से आसमान की 2 अलग अलग दिनों की तस्वीरें ली जाती थी और फिर उन दोनों फोटोज को एक मशीन में डालकर बारी बारी देखा जाता था। अगर कोई चीज अपनी जगह बदलती दिखती थी तो इसका मतलब था कि वो कोई तारा नहीं बल्कि कोई चीज थी जो मूव कर रही है, जैसा कि कोई प्लेनेट या एस्ट्रॉइड। क्योंकि तारे इतनी दूर होते हैं कि वो अपनी जगह से हिलते हुए नहीं दिखते, मगर प्लैनेट्स हमारे करीब होते हैं तो वो मूव करते दिखते हैं। अब 18 फरवरी साल 1930 को क्लाइड ने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने देखा कि एक छोटी सी लाइट है जो अपनी जगह बदल रही है और ये चीज नेपच्यून से भी बहुत आगे थी। उसने फौरन अपने सीनियर्स को बताया और उसके सीनियर्स ने इस चीज को वेरीफाई किया और फिर 13 मार्च 1930 को पूरी दुनिया को बताया गया कि हमने एक नया प्लेनेट खोज लिया है। अब बारी थी इस नए प्लेनेट के नाम रखने की और ये नाम एक 11 साल की बच्ची ने सजेस्ट किया था जिसका नाम था बेनेशिया बर्नी और वो इंग्लैंड में रहती थी। उसके दादा ने उसे बताया कि एक प्लेनेट खोजा गया है और उसका नाम रखना है। तो उस बच्ची ने कहा कि इसे प्लूटो नाम दो, जो कि ग्रीक और रोमन मिथोलॉजी में अंडरवर्ल्ड के गॉड का नाम था, क्योंकि ये प्लेनेट इतना दूर और इतना अंधेरा था कि यहाँ पर सूरज की रोशनी भी बहुत मुश्किल से पहुँचती थी। तो प्लूटो नाम एकदम परफेक्ट था और इसी तरह प्लूटो को अपना नाम मिला और पूरे 76 सालों तक ये हमारे सोलर सिस्टम का 9वां प्लेनेट रहा। मगर अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने एक यूनियन बुलाई प्राग शहर में, जहां पे दुनिया भर के साइंटिस्ट इकट्ठा हुए थे और इस मीटिंग में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि प्लूटो को अब एक प्लेनेट नहीं माना जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया, तो इसकी वजह समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि एक प्लेनेट होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। IAU ने 3 कंडीशन रखी हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो चीज सूरज के चारों तरफ घूमती हो। दूसरी कंडीशन ये है कि उसमें इतना मास यानी कि इतना वजन हो कि उसकी खुद की ग्रेविटी उसे गोल शेप में बना दे। और तीसरी कंडीशन ये थी कि उसने ऑर्बिट यानी कि अपने रास्ते को क्लियर कर लिया हो, मतलब कि उसके आसपास कोई और बड़ी चीजें ना घूम रही हो। अब प्लूटो पहली 2 कंडीशंस तो पास कर लेता है क्योंकि वो सूरज के चारों तरफ घूमता है और उसकी शेप भी गोल है, मगर तीसरी कंडीशन में वो फेल हो जाता है क्योंकि प्लूटो जिस एरिया में घूमता है उसे कूपर बेल्ट कहते हैं और वहाँ पे प्लूटो की जैसी और कई हजारों चीजें भी घूम रही हैं। मतलब कि प्लूटो ने अपने ऑर्बिट को क्लियर नहीं किया है, इसीलिए उसे ड्वार्फ प्लेनेट बना दिया गया। अब ये फैसला बहुत कंट्रोवर्शियल था क्योंकि बहुत से लोगों को लगता था कि ये गलत है और प्लूटो को वापस से प्लेनेट का स्टेटस मिलना चाहिए। इवन कि आज भी कई साइंटिस्ट इस फैसले से रजामंद नहीं है और वो चाहते हैं कि इस रूल को बदला जाए। अब चलिए प्लूटो के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं, जो
कि इसे बहुत ही यूनिक और खास जगह बनाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि प्लूटो इतना छोटा है, तो अगर आप इसे हमारी जमीन के साथ कंपेयर करें तो ये हमारे चांद से भी छोटा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हमारा चांद जो हमारी जमीन के चारों तरफ घूमता है वो प्लूटो से बड़ा है। प्लूटो का डायामीटर सिर्फ 2374 किलोमीटर है, जबकि हमारे चांद का डायामीटर 3475 किलोमीटर है। मतलब कि अगर 6 प्लूटो को एक लाइन में रखा जाए तो वो मिलकर भी हमारी जमीन जितने बड़े नहीं होंगे। प्लूटो इतना छोटा है कि आप एक दिन में इसे कार पे भी घूम सकते थे अगर वहाँ पे रोड होती तो। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लूटो का अपना दिल है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, जब साल 2015 में नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के करीब से गुजरा और उसने प्लूटो की हाई रेजोल्यूशन फोटोज भेजी तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि प्लूटो की सतह पर एक दिल की शेप का बहुत बड़ा एरिया दिख रहा था। इसे ऑफिशियली टोम्बो रेजियो कहते हैं, उस साइंटिस्ट के नाम पर जिसने इसे खोजा था। ये एरिया नाइट्रोजन आइस से बना है और ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें 2 टेक्सास जितने स्टेट आ जाएं। तीसरी बात यह है कि प्लूटो की ऑर्बिट बहुत ही ज्यादा अजीब है। बाकी प्लैनेट्स लगभग सीधी लाइन में सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन वहीं पर प्लूटो की ऑर्बिट टेढ़ी है। इसकी ऑर्बिट इतनी ज्यादा टेढ़ी है कि कभी कभी ये नेपच्यून से भी ज्यादा करीब आ जाता है सूरज के। कुछ सालों के लिए तो प्लूटो सबसे करीबी 8वां प्लेनेट बन जाता है सूरज के और नेपच्यून 9वां। ये लास्ट टाइम 1969 से लेकर 1999 तक हुआ था। उस टाइम पर प्लूटो नेपच्यून से ज्यादा करीब था सूरज के। चौथी बात यह है कि प्लूटो के 5 चांद हैं। सबसे बड़ा है शैरन, जो कि इतना ज्यादा बड़ा है कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इसे डबल प्लैनेट सिस्टम कहना चाहिए, क्योंकि शैरन प्लूटो के साइज के लगभग आधा है। बाकी के 4 छोटे चांद हैं, निक्स, हाइड्रा, कर्बरस और स्टिक्स। ये सारे बहुत ही छोटे हैं और इन्हें साल 2005 के बाद खोजा गया था। पांचवी बात यह है कि प्लूटो पर बर्फ के पहाड़ हैं। हाँ, मगर ये बर्फ पानी की नहीं बल्कि नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की है। न्यू होराइजन ने प्लूटो पर ऐसे पहाड़ खोजे जो कि 3 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं और ये पहाड़ पानी की बर्फ से बने हैं, जो वहाँ की एक्सट्रीम टेम्परेचर में पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। और इन पहाड़ों के बीच से ग्लेशियर बहते हैं, मगर ये ग्लेशियर नाइट्रोजन आइस के बने हैं। ये एक पूरी अलग दुनिया है जो कि हमारी जमीन से बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ है। छठी बात यह है कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर है। हाँ, इतने छोटे साइज के बावजूद प्लूटो के पास एक पतला सा एटमॉस्फेयर है जो मेनली नाइट्रोजन से बना है। इसमें थोड़ा मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये एटमॉस्फेयर स्टेबल नहीं रहता। जब प्लूटो सूरज के करीब होता है तो इसकी सतह पर मौजूद बर्फ पिघलकर गैस बनती है जो कि एटमॉस्फेयर बनाती है, और जब प्लूटो सूरज से दूर जाता है तो ये गैस वापस से बर्फ बनकर सतह पर गिर जाती है, मानो कि जैसे प्लूटो सांस ले रहा हो। सातवीं बात यह है कि प्लूटो का कलर लाल और भूरा है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्लूटो सफेद या ग्रे कलर का होगा क्योंकि वहाँ पर बर्फ है, मगर असल में प्लूटो का रंग लाल भूरा है और इसकी वजह है थोलेन, जो कि एक ऑर्गन कंपाउंड है। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें प्लूटो के एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन पर पड़ती हैं तो ये थोलेन्स बनते हैं और ये सतह पर गिरकर प्लूटो को लाल भूरा रंग देते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, क्या प्लूटो पर जिंदगी हो सकती है? तो देखें, इस सवाल का जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम जमीन की जिंदगी जैसी बात करें, जैसे कि हम इंसान, जानवर और दरख्त, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्लूटो इतना ज्यादा ठंडा है कि उसका टेम्परेचर -230 सेल्सियस तक जाता है। कोई भी जिंदा चीज सरवाइव नहीं कर सकती। वहाँ लिक्विड पानी नहीं है सतह पर, जो कि जिंदगी के लिए जरूरी है, और वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा पतला है कि कोई भी जानदार वहाँ पे सांस नहीं ले सकता। मगर यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो कि साइंटिस्ट को एक्साइटेड कर रही है। कुछ रिसर्च ये बताती है कि प्लूटो की सतह के नीचे सब सरफेस ओशन हो सकता है, यानी कि जमीन के नीचे एक समंदर। ये आइडिया सुनने में क्रेजी लगता है कि इतनी ठंडी जगह पर समंदर कैसे हो सकता है, मगर इसके पीछे साइंस है। देखो, प्लूटो के कोर का हिस्सा यानी कि अंदरूनी हिस्सा रॉकी है और वहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो सकते हैं। ये एलिमेंट्स धीरे धीरे डीके होते हैं और गर्मी पैदा करते हैं। ये गर्मी ऊपर की बर्फ को पिघलाकर पानी बना सकती है, और अगर वहाँ पर पानी है तो थियोरेटिकली वहाँ पर माइक्रोबियन लाइफ यानी बहुत छोटी छोटी मखलूक हो सकती है। हमारी जमीन पर भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, मगर वहाँ जिंदगी है। जैसा कि समुद्र की गहराइयों में जहाँ पे ज्वालामुखी गर्म पानी छोड़ते हैं, वहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया और ऐसी चीजें रहती हैं जिनको सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। वो केमिकल एनर्जी से जिंदा रहते हैं। तो अगर प्लूटो के अंदर भी ऐसे कंडीशंस हैं तो वहाँ पर भी ऐसी लाइफ हो सकती है। ये सिर्फ अभी एक थ्योरी है और इसे साबित करने के लिए वहाँ पर एक मिशन भेजना पड़ेगा, जो कि अभी बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं न्यू होराइजन मिशन की, जो हिस्ट्री के सबसे एक्साइटेड स्पेस मिशन में से
से एक है। ये मिशन जनवरी 2006 में लॉन्च हुआ था और इसे प्लूटो तक पहुंचने में 9.5 साल लग गए। जब ये लॉन्च हुआ था तब प्लूटो अभी एक प्लेनेट था और जब तक ये वहाँ पर पहुंचा तो प्लूटो एक ड्वार्फ प्लेनेट बन चुका था। ये स्पेसक्राफ्ट अब तक की सबसे फास्टेस्ट स्पीड में लॉन्च किया गया था। इसकी स्पीड थी 58,000 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक बंदूक की गोली से भी ज्यादा तेज है। और फिर भी इसे प्लूटो तक पहुंचने में इतने साल लगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लूटो हमसे कितना दूर है। जुलाई 2015 में न्यू होराइजन प्लूटो के सबसे करीब पहुंचा। वो प्लूटो से सिर्फ 12,500 किलोमीटर दूर से गुजरा और उसने हजारों तस्वीरें और डेटा कलेक्ट किया। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि प्लूटो इतना ज्यादा खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स होगा। उन तस्वीरों में वो दिल की शेप का एरिया दिखा, वो बर्फ के पहाड़ दिखे, वो ग्लेशियर्स दिखे और भी बहुत कुछ दिखा जो कि किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। सबसे सरप्राइजिंगली बात ये थी कि प्लूटो जियोलॉजिकली एक्टिव है, मतलब कि अभी भी वहाँ पर चीजें चेंज हो रही हैं। वो दिल की शेप का एरिया स्पुटनिक प्लेनेशिया जो कि नाइट्रोजन आइस का बना है, वो लगातार धीरे धीरे मूव कर रहा है, जैसे कि बहुत स्लो रफ्तार में कोई ग्लेशियर बह रहा हो। वहाँ पर क्रायो वोल्केनो भी हो सकते हैं जो बर्फ और पानी को उगलते हैं लावा की तरह। ये सब चीजें बताती हैं कि प्लूटो कोई डेड वर्ल्ड नहीं है, बल्कि वहाँ पर अभी भी एक्टिविटीज हो रही हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लूटो के बारे में अभी भी हम बहुत कुछ नहीं जानते। न्यू होराइजन ने बस एक फ्लाई बाय की थी, मतलब कि वो बस प्लूटो के पास से गुजरा था। वो वहाँ पर रुका नहीं था और ना ही उसने प्लूटो के ऑर्बिट में एंटर किया था। उसकी वजह ये थी कि प्लूटो इतना दूर है और इतना ज्यादा छोटा है कि उसके ऑर्बिट में एंटर करने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए, जो कि उस स्पेसक्राफ्ट के पास नहीं था। उसने बस तेजी से गुजरते हुए जितना डेटा कलेक्ट कर सकता था किया और आगे बढ़ गया, और अब वो और भी ज्यादा दूर जा रहा है ऊपर बेल्ट में और हमें और भी नई चीजें दिखा रहा है। सोचो कि प्लूटो इतना खास क्यों है। देखो, प्लूटो सिर्फ एक बर्फ का गोला नहीं है, बल्कि ये हमें बताता है कि हमारा सोलर सिस्टम कितना डाइवर्स है। हर प्लेनेट और हर वर्ल्ड अपने आप में यूनिक है। प्लूटो हमें ये भी बताता है कि साइंस हमेशा चेंज होती रहती है। जो कल सच था वो आज नहीं हो सकता, और जो आज सच है वो कल चेंज हो सकता है। प्लूटो को वापस से प्लेनेट का स्टेटस मिल भी सकता है अगर साइंटिस्ट डेफिनेशन बदल दें। एक और बात जो प्लूटो को खास बनाती है वो है उसकी डिस्कवरी की कहानी। एक 23 साल नौजवान ने महीनों की मेहनत के बाद इसे खोजा और फिर 11 साल की बच्ची ने इसका नाम रखा। ये बताता है कि साइंस में उम्र का कोई बैरियर नहीं है, कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है अगर उसमें क्यूरियोसिटी और डेडिकेशन हो। अब फाइनल सवाल ये है कि क्या हम प्लूटो पर कभी जा पाएंगे? तो अभी की टेक्नोलॉजी से तो ये मुश्किल है। प्लूटो इतना ज्यादा दूर है कि वहाँ पहुँचने में 9.5 साल लगते हैं, वो भी सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट में। और वहाँ पर कोई इंसान भेजना अभी के लिए तो इम्पॉसिबल सा है, मगर साइंस तेजी से आगे बढ़ रही है। हो सकता है आने वाले 50 या 100 सालों में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो कि हमें प्लूटो तक ले जा सके, और तब हम खुद जाकर वहाँ पर देख पाएं कि दिल की शेप का एरिया असल में कैसा दिखता है। ये थी प्लूटो की कहानी, एक छोटी सी दुनिया जो हमारी जमीन से इतनी ज्यादा दूर है कि वहाँ का एक दिन हमारे 6 दिनों के बराबर होता है। एक ऐसी जगह जहाँ पर बर्फ के पहाड़ हैं और नाइट्रोजन के ग्लेशियर बहते हैं। एक ऐसा वर्ल्ड जिसका अपना दिल है जो अपने चांद की तरफ देखता है, और शायद एक ऐसी जगह जिसकी सतह के नीचे छुपा हुआ समुद्र है जो कौन जाने की जिंदगी को होस्ट कर रहा हो। प्लूटो हमें याद दिलाता है कि पूरी कायनात में बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते और बहुत कुछ खोजना बाकी है। और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है साइंस के बारे में, कि जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा जानना बाकी है। गुड बाय।